नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल बिहार की चुनावी राजनीति पर है, क्योंकि एक तरफ बिहार में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव अभी से जातीय आरक्षण से लेकर वक्फ कानून तक और चुनाव आयोग की मुहिम से लेकर जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, तो दूसरी ओर सत्ताधारी एनडीए के अंदर दो दलों के नेताओं में बयानबाजी बढ़ती जा रही है। एनडीए के दो घटक दलों के बीच यानी चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी के बीच जुबानी लड़ाई बढ़ती जा रही है। जीतन राम मांझी ने चिराग को अनुभवहीन बता दिया है, तो चिराग की पार्टी ने जीतन राम को इस्तीफा देकर भागने वाला करार दिया है। चुनाव के मौके पर दलित वोट की सियासत करने वाले दो दलों के नेताओं के बीच इस जुबानी लड़ाई के पीछे क्या सियासी समीकरण है और क्यों जीतन राम मांझी चिराग पासवान की चुनावी रणनीति को लेकर असहज हो रहे हैं, इसी मसले पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। क्या चिराग की पार्टी की ओर से उन्हें सीएम पद का चेहरा बताए जाने या चिराग के शाहबाद इलाके से चुनाव लड़ने के संकेत देने से जीतन राम मांझी की पार्टी असहज है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए दोनों दलों के बड़े नेता और विशेष नेता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बिहार में 20% के दलित वोट बैंक में किस दल का कितना जोर है, हम ये भी जांचेंगे। करीब 6% जाति वोट पाने वाले दल और करीब 1% जाति वोट पाने वाले दल के बीच रस्साकशी की असली वजह क्या है, हम उसकी भी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। बिहार में चुनाव 4 महीने दूर हैं, लेकिन रैलियों, कार्यक्रमों और सम्मेलनों का दौर खूब चल रहा है। मैं चुनाव लड़ूंगा। पक्ष विपक्ष का हर एक नेता एक एक वोट की जुगत में जुट गए हैं। इस बीच बिहार में एनडीए के अंदर नई खींचतान चल रही है, क्योंकि जब से चिराग पासवान ने बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, बिहार में दलितों के नेता की कुर्सी पर कब्जे की होड़ शुरू हो गई है। दोनों दलों के नेताओं के बीच ये जुबानी जंग चिराग पासवान के एक बयान के बाद शुरू हुई, जब 28 जून को चिराग ने खुद को दलितों वंचितों का पहरेदार बता दिया। जब तक चिराग पासवान जिंदा है, जब तक चिराग पासवान केंद्र सरकार का हिस्सा है, एक पहरेदार की भूमिका में हूं मैं। समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित वर्ग से आने वाले लोगों के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले लोगों के लिए एक पहरेदार की भूमिका में मैं और मेरी पार्टी है। 28 जून को चिराग ने ये बयान दिया और 29 जून को शाहबाद क्षेत्र के उसी नालंदा में विशाल रैली कर डाली, जहां गया में जीतन राम मांझी का गढ़ है। इसके बाद तो जीतन राम मांझी ने चिराग को अनुभवहीन बता दिया। चिराग पासवान खड़ा है, दलितों के नेता बता रहे हैं कि सबसे बड़े हितैषी हम हैं। कोई कह करके अगर कुछ कोई करता है तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं समझदारी में उसको कमी है। हम फलने समाज के लिए हम कुछ करेंगे तो ये एकांगी बात है। हम समझते हैं कि थोड़ा सा अनुभव की कमी इसमें दिखती है। चिराग पासवान पर मांझी का ये बयान दरअसल उस चर्चे के बीच आया जहां एलजेपी ने चिराग को बिहार का चेहरा घोषित करने की मांग शुरू कर दी थी। जीतन राम मांझी को ये भी कबूल नहीं था। बिहार की जनता चाहती है कि चिराग पासवान जी यहाँ आकर बड़ी जिम्मेदारी संभालें, और अगर बिहार की जनता जिसको आशीर्वाद देगी वही यहाँ पर आकर के यहाँ की बड़ी जिम्मेदारी संभालेगा। अभी बिहार में नीतीश कुमार ही हम लोगों के सर्वमान्य नेता हैं। एनडीए में रह कर के लोग एनडीए के मुखालफत करने की बात अगर करेंगे तो वो उचित नहीं है। मैं चिराग पासवान को जानता हूँ, वो नहीं मुखालफत करना है, एनडीए के खिलाफ नहीं जाएंगे। उनके चट्टे बट्टे कुछ लोग हैं, बोल देते हैं, तो उनके बातों का कोई संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। दोनों दलों के बीच बयानी तकरार का ये सिलसिला आगे और तेज होता गया और अब चिराग की पार्टी के सांसद और चिराग के रिश्तेदार अरुण भारती ने जीतन मांझी पर तंज तक कस डाला। जो अनुभव जीतन राम मांझी जी का है उतना चिराग पासवान जी का नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जब बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करना था तो इस्तीफा छोड़कर भाग जाने का अनुभव भी चिराग पासवान जी के पास नहीं है। क्या किस परिस्थिति में कौन इस्तीफा देता है, क्या करता है, ये सब चीज़ को समझना चाहिए।
जब हमने इस्तीफा दिया था तो जो नॉर्मल मूल्य है उसके आधार पर दिया था कि बहुमत है, लेकिन नीतीश कुमार ने हमको बनाने का काम किया था और नीतीश कुमार की इच्छा हुई कि अब आप छोड़ दीजिए तो हमने इस्तीफा दे दिया। इसमें कहाँ कोई दो बात है। हम रस्साकशी नहीं कर सकते थे कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे या हम बहुमत साबित करेंगे। नीतीश कुमार की इच्छा थी कि हम छोड़ दें तो छोड़ दिया। और जो अनुभव की चिराग पासवान जी की बात करते हैं, उनके अनुभव से हमें कैसे सीखना है, मैं इसकी बात करता हूँ। महत्वाकांक्षा चिराग जी की भी है, जीतन राम मांझी जी की भी है, लेकिन इसमें परेशानी का स्वभाव एक ही है कि दोनों की महत्वाकांक्षा का जो स्क्रिप्ट है ना, वो एक ही दफ्तर से लिखा जाता है। चुनाव के पहले एनडीए के खेमे में दलितों की सियासत करने वाले दो दलों के नेताओं के बीच इस जुबानी तकरार के पीछे बड़े चुनावी कारण हैं, क्योंकि एक तो एलजेपी और एचएएम दोनों ही दल दलितों और महादलितों का नेतृत्व करने का दावा करते हैं। लेकिन पिछले चुनाव में जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा थे और चिराग पासवान अलग। तब जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीटें मिली थी, जिसमें उन्होंने 4 जीती और वोट मिले 3,75,564, जो करीब 0.89% थे। दूसरी तरफ चिराग ने 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जीता सिर्फ 1, लेकिन वोट मिले 23,83,457, जो कुल वोट का करीब 5.66% था। सीटों पर सफलता के लिहाज से जीतन राम मांझी ज्यादा कामयाब रहे, लेकिन वोटों की ताकत एलजेपी के पास ज्यादा रही और इसमें बड़ी भागीदारी उस शाहाबाद क्षेत्र की जनता की थी जहां से चिराग की पार्टी के उम्मीदवार लड़े थे और बीजेपी को नुकसान पहुंचा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जब शाहाबाद क्षेत्र के इलाके में एनडीए को मुंह की खानी पड़ी, तो अब रणनीति विशेष के तहत चिराग इसी क्षेत्र पर गौर कर रहे हैं। पहला रिजल्ट आ रहा है, जो पहला प्रथम दृष्टया जो आ रहा है बहुत उत्साहजनक है। शाहाबाद से उनकी बहुत अच्छी मांग उठ रही है। ये शाहाबाद वही क्षेत्र है जहां पीएम मोदी ने पिछले महीने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। ये शाहाबाद वही क्षेत्र है जहां चुनावी साल में मोदी सरकार ने विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी है, क्योंकि 2020 के चुनाव में आरा, भोजपुर, बक्सर, काराकाट, रोहतास, कैमूर समेत तमाम इलाकों में शाहाबाद क्षेत्र में एनडीए को बड़ा नुकसान हुआ था। बक्सर, आरा, रोहतास, कैमूर की 22 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें एनडीए को मिल सकी थी। माना गया कि चिराग की पार्टी के कारण भी एनडीए को 2020 में इन इलाकों में बड़ा नुकसान हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए को इस शाहाबाद क्षेत्र से बड़ी नाकामी मिली थी। आरा, औरंगाबाद, सासाराम, काराकाट जैसी सीटें एनडीए हार गई। इसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में शामिल चिराग पासवान ने इसी शाहाबाद इलाके को अपने टारगेट पर रखा है। एलजेपी की रणनीति है कि शाहाबाद और मगध के 7 जिलों की करीब 33 विधानसभा सीटों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, क्योंकि शाहाबाद के बक्सर, आरा, रोहतास और कैमूर जिले में महागठबंधन बढ़त मजबूत है, जबकि जेडीयू की मौजूदगी नहीं है। महागठबंधन के मजबूत किले की सामान्य सीट से चिराग पासवान को चुनाव लड़ाने की चाहत जता चुकी एलजेपी अब प्लान पर आगे बढ़ रही है। चिराग की पार्टी तेजी से उन्हें बिहार का सीएम चेहरा बताने की मुहिम में जुटी हुई है। उधर चिराग की सक्रियता से जीतन राम मांझी असहज हो रहे हैं, क्योंकि एक तो उनकी पार्टी की इमामगंज की रैली में चिराग पासवान कहकर भी नहीं पहुंचे। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी को कसक है कि लोकसभा में 2 सीट और 1 राज्यसभा सीट का वादा करके उन्हें सिर्फ 1 सीट देकर चुप करा दिया गया है। अब जीतन राम का यह असंतोष और चिराग की सक्रियता क्या ऐन चुनाव के वक्त सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के अंदर नया गुल खिलाएगी, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से राहुल गौतम के साथ शशि भूषण, पटना, आज तक। तो एक तरफ तेजस्वी यादव चुनावी घोषणाओं का सिलसिला शुरू कर चुके हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी घोषित कर रही है कि किस तरीके से वो चुनाव लड़ना चाहती है, ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश चल रही है। लेकिन तीसरी तरफ अगर हम देख सकते हैं तो एनडीए के भीतर 2 सहयोगी दल आपस में भिड़ चुके हैं कि बिहार का असली दलित नेता, दलित चेहरा कौन है। क्या बिहार की यह दलित राजनीति एनडीए के लिए भारी पड़ सकती है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। गुरु प्रकाश पासवान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। श्याम सुंदर शरण प्रवक्ता है हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के, सेक्युलर, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। प्रोफेसर अनवर पाशा आरजेडी के प्रवक्ता भी अपनी भूमिका रखेंगे और धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे और अपनी भूमिका रखेंगे। 3 सवालों के साथ दरअसल इस चर्चा की शुरुआत में करना चाहता हूं। आप सभी पैनल ने
जो खबर हमने चलाई वो पूरी आपने देखी होगी कि किस तरीके से बिहार में दलित पॉलिटिक्स एनडीए के लिए भारी पड़ सकती है। तो पहला सवाल हमारा यही है कि क्या बिहार में एनडीए के अंदर दलित नेता बनने की लड़ाई बढ़ती जा रही है? दलित नेता कौन होगा, असली दलित नेता कौन, बड़ा दलित नेता कौन, इसको लेकर लड़ाई चल रही है क्या? दूसरा हमारा सवाल, क्या चिराग पासवान की चुनावी सक्रियता से जीतन राम मांझी असहज होते जा रहे हैं, जिसके वजह से जीतन राम मांझी बार बार बयान दे रहे हैं कि उनमें अनुभव की कमी है? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या सीट बंटवारे के समय एनडीए के अंदर तकरार बढ़ने का खतरा है? क्योंकि इस बार एक और पार्टनर एनडीए के भीतर शामिल हो चुका है, दैट इज चिराग पासवान, और जिसके वजह से एनडीए के अंदर अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा चौथा पार्टनर आने की वजह से, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बनेगा। और उसको लेकर ही क्या दरअसल ये तकरार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने के पहले हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अरुण भारती सांसद है लोकसभा के और बिहार के इलेक्शन इंचार्ज है एलजेपी रामविलास के। और थोड़ी देर पहले अरुण भारती जी, एक सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज तक से बात कर रहे हैं, लेकिन आपका बयान भी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपका बयान है। और आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी बयान दे रहे हैं उनसे आपको सीखने की दरअसल जरूरत नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि चिराग पासवान के आसपास के चट्टे बट्टे क्या बयान देते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये अचानक लड़ाई कहां से शुरू हो चुकी है आप दोनों के बीच में, एचएएम और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और आपकी पार्टी के बीच में? सबसे पहले मैं आज तक पे आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपने अगर मेरा बयान ध्यान से देखा होगा तो मैं जीतन राम मांझी जी के का जो अनुभव है उसका लाभ अवश्य लेना चाहूँगा। और ये मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बोला है कि उनके अनुभव का लाभ हमें चाहिए, इस हिसाब से चाहिए कि अगर हमें कृपा पात्र मुख्यमंत्री बनना पड़े और बहुमत साबित करने से पहले मैदान छोड़कर भागना पड़े, तो इस अनुभव से हमें सीखने की जरूरत है कि भविष्य में हम ऐसी गलतियों को ना दोहराएं। और उन्होंने सही कहा है, हम चट्टे बट्टे हैं। अगर हम अपने नेता के आदर्शों में विश्वास करते हैं, उनके उद्देश्यों में भी विश्वास करते हैं, हम बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में विश्वास करते हैं और हमें इसके लिए चट्टे बट्टे भी कहा जाता है, तो अपने नेता के आदर्शों के लिए, अपने नेता के उद्देश्यों के लिए, उनके विजन के लिए अगर हम चट्टे बट्टे ही सही लेकिन बड़े ही प्रभावी चट्टे बट्टे हैं। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो इस बात से कहीं ना कहीं खिसियाए हुए हैं कि राजगीर में आपने एक सभा की, उसके बाद आपने नारा दिया कि इस बार बहुजन भीड़ नहीं आवाज बनेंगे। आप दूसरी तरफ यह भी दावा कर रहे हैं कि दलितों के असली हितैषी चिराग पासवान है। तो दरअसल दलित नेता कौन बनेगा बिहार में एनडीए के भीतर, उसको लेकर यह लड़ाई है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई लड़ाई नहीं है हमारी, हम सिर्फ दलित की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुजनों की बात कर रहे हैं और बहुजनों के साथ में सर्वजन की भी बात कर रहे हैं, जिनके अवसरों की संरक्षण करना भी हमारी पार्टी और हमारे नेता का दायित्व है। हमारा लक्ष्य बहुत ऊपर है, हमें बार बार खींच करके आप एक छोटे तबके, एक दायरे को सीमित करने का प्रयास करते हैं। इसके खिलाफ हम लोग लगातार अपने लक्ष्य को, अपने बार को बहुत ऊपर रखना चाहते हैं, क्योंकि हम जब बिहार की बात कर रहे हैं, हम अपने नेता के बिहार आके चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो हम किसी एक वर्ग, एक तबके, एक समाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे बहुजन की बात कर रहे हैं, हम पूरे सर्वजन की बात कर रहे हैं। लेकिन होता यह है कि जब भी हम कोई सफल कार्यक्रम करते हैं तो हमारे दायरे को छोटा करने का प्रयास हर बार किया जाता है, जो हम लोगों को स्वीकार्य नहीं है। इसलिए हर अपनी आम सभा के साथ, हर अपने नेता के पब्लिक मीटिंग के साथ हम उस दायरे को और बड़ा करते चलेंगे। नहीं, लेकिन अरुण भारती जी, आप ठीक है, आपका ये एक दावा है कि जब भी आप कोई इस तरीके की रैली करते हैं, आपका एक रीच आउट प्रोग्राम है कि आप पासवान जाति के आगे जाकर भी दलितों के हितैषी बनना चाहते हैं। ठीक है, हर पार्टी को बड़ा बनना है, लेकिन ये विरोध कर कौन रहा है? क्यों जीतन राम मांझी को जब भी कोई सवाल पूछता है, अभी हम दिखा रहे थे उनकी प्रतिक्रिया, उनको बस सवाल ये कहा गया कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि दलितों के असली हितैषी वो है, उसके बाद वो उनको नासमझ कहने लग गए। उन्हें क्यों मिर्ची लगती है? आपको क्यों लगता है कि उनको तकलीफ होती है, या होती है क्या उनको तकलीफ? मुझे नहीं पता कि इतने बड़े सीनियर पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए बिहार के नेता को क्यों ऐसा लगता है। मैं तो सिर्फ अपने पार्टी के एजेंडे की बात करूंगा। देखिए, हमारे नेता बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, और जब वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं तो वो पूरे के पूरे बिहार और बिहारियों को
इकट्ठा लेकर के चलने की बात करते हैं। ऐसे में जिनकी भी राजनीति संकीर्ण सीमित दायरे की होगी, वो इसको अपने दायरे में ला करके हो सकता है कि घसीट करके छोटा करने का प्रयास करें, लेकिन हम जो बड़े लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं उसको लेकर के आगे चलते रहेंगे। नहीं, लेकिन आप भी तो उनकी बुलाई हुई रैली में गए नहीं। नीतीश कुमार वहां पर गए, लेकिन आप भी तो उनके रैली में शिरकत नहीं कर रहे हैं। आप तो उनके सहयोगी है एनडीए के भीतर। आपकी पार्टी के तरफ से भी कोई गया नहीं उनके रैली में। कहीं ना कहीं उनको उसकी भी कचोट होगी ना कि हमने बुलाया लेकिन कोई आया नहीं। देखिए, हमारे नेता का और हमारे जितने भी हमारे सांसद है, सबका कोई ना कोई पहले से कार्यक्रम लगा हुआ था, जिस कारण से हम लोग वहां नहीं जा पाए। लेकिन उनको हमेशा हम लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं, और उनके किसी भी लक्ष्य में, उनके किसी भी सभा में, बाकी ऐसी कोई भी चीजें रही हैं उस पर हम लोगों ने कभी कोई कटाक्ष, कोई भी नेगेटिव टिप्पणी नहीं दी है। हम लोगों का यह मानना है कि अगर हम बहुजन की बात करेंगे, अगर हम सर्वजन की बात करेंगे, तो हम पूरे गठबंधन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। जहां जहां पर जिन इलाकों में गठबंधन को मजबूत करने की जरूरत है, आप देख लीजिए पूरा का पूरा शाहाबाद का क्षेत्र, पूरा मगध का क्षेत्र, अगर चिराग पासवान जी के वहां जाने से गठबंधन मजबूत होता है तो गठबंधन के पांचों दल भी वहां मजबूत होते हैं। तो क्या वो चुनाव लड़ेंगे क्या शाहाबाद से? ये क्लियर हो गया है क्या? क्योंकि कल जब उनसे पूछ रहे थे वो बोले कि पार्टी डिसाइड करेगी। तो क्या पार्टी ने तय कर लिया है कि शाहाबाद से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे? फिलहाल देखिए, हमारे सर्वे का प्रथम दृष्टया एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया है जो कि बेहद उत्साहजनक है। शाहाबाद की जनता चाहती है। हम लोग अब इसको लेकर के राष्ट्रीय कार्य समिति में रखेंगे। अभी फाइनल नहीं है, लेकिन एक फाइनल प्रारूप आएगा, उसको अपने राष्ट्रीय कार्य समिति में रखेंगे और वहां से कार्य समिति जो भी आदेश देगी। नहीं, 4 जिले हैं, देखिए उस रीजन में 4 जिले हैं। जिला तो बता दीजिए कम से कम, अरुण भारती जी आप इंचार्ज हैं, जिला बता दीजिए कि वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें उचित समय का इंतजार करना चाहिए, उचित समय आने दीजिए। इसके बारे में भी एक बार राष्ट्रीय कार्य समिति से जब इसका फैसला हो जाएगा तो उसकी जानकारी भी मैं आपको दे दूंगा। हाँ। लेकिन मुझे जाते जाते आपसे और एक सवाल पूछना है। ये सीटों के बंटवारे को लेकर तो तकरार नहीं है, क्योंकि देखिए पिछली बार तो आप एनडीए का हिस्सा थे नहीं, आप अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रहे थे। तब जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा थे, 7 सीटें उनको मिली थी। 115, 110 जेडीयू और बीजेपी के बीच में सीटें बंट चुकी थी और बाकी छोटी छोटी पार्टियों को सीटें दी थी। अब इस बार आप भी दावेदार बनेंगे, तो आपको सीटें ज्यादा मिले क्या, इसलिए भी आप अलग अलग इलाकों में जाकर दावेदारी तो नहीं कर रहे हैं? और इसी के वजह से जीतन राम मांझी को खतरा लग रहा है कि आपके चक्कर में उनकी सीटें और कट जाएगी। वो पहले से ही दुखी है कि 2 लोकसभा की जगह पे एक ही लोकसभा सीट उनको मिल पाई और राज्यसभा सीट का तो अभी तक नामो निशान नहीं है, जो उनके मुताबिक उनको वादा किया गया था। देखिए, आप हमारे पिछले चुनाव के वोटिंग परसेंटेज को देख लें, हमारा वोट शेयर देख लें, हमारे नेता के आउटरीच, उनके सामाजिक कनेक्ट को देख लें, उनके आकर्षण को देख लें, और इसके साथ में ही हमारे नेता के विजन को देख लें। क्या आपको लगता है कि हमारा किसी भी गठबंधन के किसी दल के नेता से भी हमारी कोई खटास या कोई कंपटीशन है? हम वही कार्य कर रहे हैं जो हमारे नेता चाहते हैं। एक जिम्मेदार गठबंधन के सहयोगी। सीटें कितनी लड़ना चाहते हैं अरुण भारती जी? सीटें कितनी लड़ना चाहते हैं? देखिए, हाँ, ठीक है, इस बारे में देखिए, एक जिम्मेदार गठबंधन के सहयोगी होने के नाते बहुत जरूरी है कि हम उन जगहों पर जरूर मजबूत हो चिराग पासवान जी के द्वारा जहां पर एनडीए को मजबूत करने की जरूरत है। सीटों पर फिलहाल हमारी बात चल रही है, हम लोगों की बातचीत चल रही है। एक बार ये मसौदा पूर्ण हो जाएगा तब आप लोगों को भी बता देंगे। फिलहाल इस बारे में कोई भी बात करना गठबंधन की सीमाओं और मर्यादाओं का उल्लंघन होगा। ठीक है, लेकिन इतना तो बता दीजिए ना कि इससे कम सीटें लड़ना मतलब हमारे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम तो आवाज है, इस बार भीड़ नहीं आवाज बनेंगे। तो अगर भीड़ नहीं आवाज बनेंगे तो आवाज कब बन पाएंगे? कि 20 से ज्यादा सीटें लड़ेंगे तभी आवाज बन पाएंगे, 20 से कम सीटें लड़ेंगे तब आवाज नहीं, भीड़ बन पाएंगे? कुछ तो बताइए उसको लेकर। देखिए, तैयारी हमारी पूरे के पूरे 243 विधानसभा चुनाव में रहेगी, विधानसभाओं में रहेगी। जहां हम चुनाव लड़ेंगे मजबूती से लड़ेंगे, जहां हम नहीं लड़ेंगे अपने सहयोगियों को जिताने का, मैं आपको फिर से याद करा रहा हूं, हम अपने सहयोगियों को जिताने का प्रयास करेंगे लड़ने की। फिलहाल 33 सीटें टारगेट में है, जो पता चला है वो उसका नहीं पता, ये चल रहा है 33 सीटों की तैयारी आपकी, 33 नहीं, ये आपका गलत है। एकदम हमारी जो तैयारी है, तैयारी मुकम्मल है। फिलहाल इस बारे में जब तक गठबंधन में बातचीत पूरी नहीं हो जाती, पब्लिक डोमेन में बात करना उचित नहीं होगा अभी।
जब हो जाएगी, हम लोग के बीच बीच तय हो जाएगी, तो आप लोग को भी इसकी जानकारी औपचारिक रूप से दे दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी भूमिका रखी इसके लिए, क्योंकि आपके दूसरे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष कुमार सुमन नेशनल प्रेसिडेंट हैं हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा सेक्युलर के, उनके नाम में सेक्युलर है। एक तरफ मांग हो रही है कि प्रीएम्बल से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द निकाल देना चाहिए, लेकिन HAM यानी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा सेक्युलर पार्टी के संतोष कुमार सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज तक से बात कर रहे हैं इसके लिए। थोड़ी देर पहले हम अरुण भारती जी से बात कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि आपको नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका फायदा एनडीए को ही होने वाला है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा होता है कि जब भी चिराग पासवान अलग अलग जगह पर रैली लेना शुरू करते हैं, तब जीतन राम मांझी का बयान आता है कि वो नासमझ है, समझदार नहीं है, उनका अनुभव कम है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय चिराग पासवान जी, चाहे लोजपा आर का कोई भी कार्यक्रम हो, कहीं भी हो, उसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है और अपनी विचारधारा के हिसाब से वो काम करते हैं और करना भी चाहिए। सवाल है कि हमें क्यों परेशानी है? ये परेशानी हमें कहीं नहीं है। माननीय श्री जीतन राम मांझी जी एक अनुभवी नेता हैं और कभी ऐसी कोई बातें होती है और उन बातों को उस दूसरे लहजे में लोग समझ जाते हैं, उसको लेते हैं, इसलिए विवाद का कारण बढ़ता है। बाकी और ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ तक पार्टी की बात है, हम पार्टी का हो चाहे एनडीए के हम जितने भी घटक दल हैं, सब एक साथ काम कर रहे हैं, एक एजेंडे पर काम कर रहे हैं, विकास के मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं, विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। और आने वाला चुनाव में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हमारी विजय हो। 225 जो हमारा नारा है, सब जगह लड़ करके हम उससे ज़्यादा जीतें, इसकी तैयारी कर रहे हैं। हम समझते हैं सब इसके लिए काम कर रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति कहे कि हम नहीं, जी बोलिए, आपकी बात खत्म करिए, बोलिए। हेलो, जी, हाँ जी, हम हाँ, कह रहे हैं कि सब हम एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं और हर व्यक्ति एनडीए को आगे करने के लिए काम कर रहे हैं। एनडीए एक साथ काम कर रही है और हमारा मकसद है कि बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। हम यहाँ के जो गरीब हैं, यहाँ के जो जिनको बहुजन सब कह रहे हैं, वो आगे बढ़ें और बिहार विकसित हो, देश का एक अहम राज्य बने। तो इसके लिए हम काम करें। इसमें कहीं पर किसी से कोई लड़ाई नहीं है और ना हम लड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या है ना, ये टकराव हम कई दिनों से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हम ये तकरार देख रहे हैं हम लोग। देखिए, सब क्लासिफिकेशन का मुद्दा निकला था, कैरेक्टर सब कैटेगरी का मुद्दा निकला था रिजर्वेशन के भीतर, तब भी जीतन राम मांझी का बड़ा कड़ा बयान आया था कि चिराग पासवान बड़े स्वार्थी नेता है, वो इसका विरोध कैसे कर सकते हैं। वहां से लेकर सीटों के बंटवारे तक और दलितों का हितैषी कौन बिहार में, तब तक हम जो जीतन राम मांझी जी का बयान देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि चिराग पासवान का उनके आंगन में क्या काम है। जब वो शाहबाद पहुंचते हैं तब उनकी बयानबाजी शुरू हो जाती है। देखिए, पटना की रैली में उन्होंने क्या कर दिया उसके बाद में। देखिए, कोई भी पार्टी कोई भी कार्यक्रम करती है, उससे किसी को परेशानी नहीं है। और जहाँ तक चिराग पासवान जी का बात है, वो बिहार के लिए काम कर रहे हैं, बिहारियों के लिए काम कर रहे हैं, उसमें हमें क्यों परेशानी होगी? हम भी वही काम कर रहे हैं। हमारा भी काम करने का हो सकता है कि मोडस ऑपरेंडी से अलग हो सकता है, उनका काम करने का अलग सकता है, लेकिन सब तो काम एक ही के लिए कर रहे हैं। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो ये विवाद होता है, कहीं ना कहीं शब्दों का फेर है। हो सकता है कि वो कहना कुछ और चाहते हैं, लोग कुछ समझ कुछ और जाते हैं, कहने का उनका तरीका थोड़ा कड़ा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम एनडीए से इतर बात कर रहे हैं। हम चिराग पासवान जी, उनकी पार्टी से हमें कुछ है और ना कोई कंपटीशन है, ना कभी कोई कंपटीशन हो सकता है, क्योंकि हम अपनी सीमाओं को जानते हैं, वो अपनी सीमाओं को जानते हैं और हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हम एक साथ मिल करके, मैं हमेशा कहा हूँ कि हम एक हैं। और जहाँ तक हम अनुसूचित जाति की बात करते हैं, जनजाति की बात करते हैं, बहुजन की बात करते हैं, कोई एक व्यक्ति कहेगा कि हम सबका भला कर सकते हैं, उनके लिए काम करें, हम सब मिल के काम करते हैं। आज के समय में जो बिहार की स्थिति है, यहाँ एक गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है। कोई अगर एक पार्टी कहे कि हम एक पार्टी मिल करके बिहार में सरकार बना लें, चाहे बिहार में ऐसी कुछ कर लें, तो फिर गठबंधन का मतलब ही नहीं। गठबंधन का मतलब होता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक कॉमन एजेंडा पर हम काम करते हैं। जब कॉमन एजेंडा पर काम करते हैं तो हमारा एजेंडा एक है। तो मतलब आपका जो चिराग पासवान ने कह दिया कि हाँ, वो पहरेदार है, दलितों के हितों के पहरेदार चिराग पासवान है, ये जो कहा वो आपको थोड़ा सा चुभ गया। आपको लगता है कि
एनडीए को पहरेदार करके उनको पेश करना चाहिए, अपने आप को पहरेदार करके उनको पेश नहीं करना चाहिए। देखिए अरुण भारती भी आपको सुन रहे हैं। देखिए यही तो विडंबना है साहिल जी, और इसी के तहत आज के लोग क्या है कि जब हम दलित सब एक हो रहे हैं और दलित जब अपनी भागीदारी मांग रहा है राजनीति में, दलित आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ लोग उसको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, फूट डालो राज करने के नीति पर काम कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं भला कर सकता। अगर हम सब मिल जाएं, सब मिल करके काम करें तो दलितों को आगे बढ़ना चाहिए, उसको बढ़ने का अधिकार है। वो इतना % वोट है बिहार में और कोई एक व्यक्ति उसको नहीं कर सकता है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आप पहरेदार हैं तो रहना चाहिए, करना चाहिए। हम भी एक तरफ से मोर्चा संभाले हुए, एक तरफ से आप भी मोर्चा संभाले रखिए। जब तक हम सब मिल के नहीं करेंगे ना, तो यहीं पर कोई पासवान जाति का नेता हो जाएगा, कोई भुइयां मुसर का नेता हो जाएगा, कोई रविदास समाज का हो जाएगा, कोई कुछ समाज का हो जाएगा, और हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे और ये हमारा विकास नहीं होगा। हमको अगर विकसित होना है, हमको आगे बढ़ना है, मुझे लगता है कि चिराग पासवान आप सभी दलितों के नेता बनना चाहते हैं। बिहार के सभी दलितों के नेता चिराग पासवान बनना चाहते हैं, और दरअसल वहीं से कहीं ना कहीं चुभन शुरू हो जाती है। अरुण भारती जी अभी हमारे साथ में हैं, वो भी आपकी बात सुन रहे थे। अरुण भारती जी, आप सीधे पूछ सकते हैं, क्यों चट्टे बट्टे का? अगर सब लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो ये चट्टे बट्टे कहना ठीक है कि नहीं, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। नहीं, मैं ये ऐड करना चाहूंगा। देखिए आज के दिन में आप पूरे के पूरे हिंदी बेल्ट को देख लें, आप उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार देख लें। अगर मैं बहुजन लीडर्स की बात करूं, आप एक समय याद कीजिए जब हुआ करता था, सोनेलाल पटेल होते थे, मुलायम सिंह यादव होते थे, मायावती होती थी, कांची राम होते थे, एक पूरा गुलदस्ता हुआ करता था। बिहार में इस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी होते थे, लालू यादव होते थे, नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन अब होता क्या है, सॉरी लालू यादव जी अभी भी हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन अब होता क्या है ना कि जैसे जैसे उम्र का पड़ाव आ रहा है, ऐसे में अब उन आवाजों को, उन नेताओं के किए गए काम को आगे ले जाने के लिए भी नए युवा नेता चाहिए। ऐसे में मुझे चिराग पासवान जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस काम के लिए बिल्कुल उपयुक्त लगते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से लोकसभा में, कैबिनेट कमेटी में जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। आप याद कीजिए जब पहली बार सब कैटेगराइजेशन आया था, प्रमुखता से उन्होंने बात की थी और इसको केंद्र सरकार से वापस किया था। उसी तरह से आप जातीय जनगणना की का जो मुद्दा आया, केंद्र में मंत्री रहते हुए उन्होंने बड़ी प्रखरता से बात को उठाया, जो पूरे समाज के लिए है। अगर वो पूरे समाज की बात कर रहे हैं, कैटेगराइजेशन को लेकर आपका विरोध है, लेकिन संतोष मांझी जी की जो पार्टी है वो कह रही है कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, तभी तो मुसहर जैसी जातियों को उसका फायदा मिल पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ संतोष जी, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अब युवा पीढ़ी को आगे आ जाना चाहिए। अब हो गई, आपकी उम्र हो गई, अब चिराग पासवान को कमान संभालने दीजिए, दलितों के हितैषी बनने दीजिए पूरे बिहार में। देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जनता जिसको चाहेगी, जनता जिसको प्यार करेगी, जनता जिसको आशीर्वाद देगी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी जनता माननीय नीतीश कुमार जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको आशीर्वाद दे रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और हमें लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम जनता के बीच में हमको जाना चाहिए, जनता के बीच में उनके मुद्दों को उठाना चाहिए, उनका विश्वास जीतना चाहिए। आने वाला भविष्य में सबकी शुभकामनाएं, मेरी तो मतलब चिराग पासवान को अगर सीएम पद का चेहरा बनाया जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना संतोष जी? चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया जाएगा एलजेपी की तरफ से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना आपको? मैंने तो कभी दिक्कत नहीं किया। उनके कार्यकर्ता उनके मंच पर उनको सीएम के रूप में चाहते हैं, हर कार्यकर्ता चाहता है। अगर मेरी पार्टी में चाहेंगे तो मेरे कार्यकर्ता भी चाहते हैं, किसी भी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के भी जो नेता हैं उनके कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके सीएम हो जाए। लेकिन जनता का यहाँ विषय है, जनता जिसको चाहेगी, जनता जिसको वोट देगी, वो निश्चित तौर पर वो बनेंगे। इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं पढ़ा लिखा है, ये तो सिर्फ जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अब जनता, अभी हम लोग एनडीए में हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वही हमारे नेता हैं और वही हमारे सीएम के कैंडिडेट भी हैं। इसलिए विवाद का विषय ही नहीं है, विवाद भटकाने का है, मुद्दों से भटकने का है, और जिन मुद्दों को लेकर के हम एकजुट हुए हैं वो एकजुटता को कहीं ना कहीं टूटता हम देखते हैं। और ये मुझे इस बात की चिंता होती है, हमें ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए और कभी आरोप प्रत्यारोप में भी नहीं पड़ना चाहिए। एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए और हमें काम करना चाहिए कि नेता जो अपने जीवन के उस चीज़ को देखा, संघर्ष करके आगे बढ़े। एक ऐसे समाज से आते हैं, भैया मुसर समाज से, जो आज भी हाशिए पर समाज है,
तो हमें इस चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अगर किसी का बड़ा सोच है तो बड़ा दिल भी होना चाहिए। इन छोटी छोटी चीज़ों में हमें नहीं पड़ना चाहिए, इंतजार रहेगा, का नुकसान होगा और किसी का नहीं होना। इंतजार होगा कि बड़ा दिल कौन दिखाता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस चर्चा में शामिल हुए, अरुण भारती जी और संतोष मांझी जी, कि आपने अपनी अपनी पार्टी की भूमिका इस पूरे चर्चा के दौरान रखी। गुरु प्रकाश पासवान, आप सुन रहे थे पूरी चर्चा को। देखिए, एक तरफ आरजेडी एक के बाद एक चुनावी घोषणाएं कर रही है और दूसरी तरफ आप ही के अलायंस के दो पार्टी के नेता आपस में भिड़ जा रहे हैं, कोई ना कोई एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा गड़बड़ पैदा कर सकता है एनडीए के भीतर, ज्यादा पार्टनर हो गए। नहीं देखिए साहिल जी, सवाल ही नहीं खड़ा होता है। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था साहिल जी, मैं इसी बिहार से आता हूं और आपके प्राइम टाइम शो पे, जो कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें दलित समाज के नेताओं को प्रखरता से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना समय और इस विषय की चर्चा हुई है। आज साहिल जी मुद्दा यह है कि दलित मुख्यधारा का हिस्सा बना है। दलित हैज नाउ बिकम पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। आज दलित आदिवासी के हक हिस्सेदारी की बात हो रही है। आज पहली बार हमने देखा कि देश के संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी बैठ सकती है। और कब बैठती है? जब एक दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल समाप्त होता है। आज तमाम ऐसे संस्थान हो, वो चाहे चेयरमैन रेलवे बोर्ड हो, सीएजी हो, हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दलित समाज से आते हैं, राजस्थान के डिप्टी सीएम दलित समाज से आते हैं। तो आज दलित पॉलिटिकल डिस्कोर्स का एक अटूट अंग बना है। इसके लिए मुझे लगता है कि हम सबको स्वीकार करना चाहिए। जहां तक बिहार का विषय है, देखिए, बिहार में अभी बीते लोकसभा चुनाव में हमारे यहां कुल एससी के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी 6 हैं। 6 में से 5 में एनडीए को बहुत अच्छे खासे मार्जिन के साथ विक्ट्री प्राप्त हुई है। आज हमारे यहाँ एमएलएस देखिए, मिनिस्टर्स देखिए, तमाम बड़ी जातियां। आपने खुद कहा कि भाई सब कैटेगराइजेशन का मुद्दा आया कि सब कैटेगराइजेशन की आवश्यकता जहां है वहां सरकार सोचती है और आगे करती है। पासवान जाति, रविदास जाति, मूसहर जाति, भूइया जाति, डोम जाति, धोबी जाति, इन सभी के सभी समाज का हिस्सेदारी, प्रतिनिधित्व और आवाज बढ़े। आज दलित साहिल जी मात्र दरी बिछाने के लिए नहीं रहना चाहता। आई एम सॉरी, लगातार इस देश में, इस देश की राजनीति में दलितों को मात्र दरी बिछाने के लिए रखा गया, झंडा उठाने के लिए रखा गया। अभी हमने देखा ना 13वीं बार, कम से कम ये अच्छी बात है कि मूसर समाज के मांझी जी मुख्यमंत्री बने। ये अच्छी बात है कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी आज बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 13वीं बार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हुए? लालू प्रसाद यादव हुए। एक ही परिवार में सर्वे सर्वा, हम सर्वे सर्वा होंगे। पत्नी विधान परिषद जाएगी, तेजस्वी हमारा बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरा बेटा स्वास्थ्य मंत्री बनेगा। सवाल यही उठता है कि दोनों के बीच में लड़ाई इस बात को लेकर रहेगी। नहीं, लड़ाई दोनों के बीच में इस बात को लेकर रहेगी क्योंकि आप बड़े भाई है उस अलायंस के। आज की स्थिति में आपकी सबसे ज्यादा सीटें हैं, भले आपका मुख्यमंत्री नहीं हो, वो बनेगा नहीं बनेगा वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन फिर भी आप बड़े भाई है, ऐसा हम पकड़ के चलते हैं। तो ऐसे में किसको कितनी सीटें, किसके झोली में कितनी सीटें जाएगी, लड़ाई तो उस बात को लेकर है ना। तो आपको ये कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा। देखिए, जीतन राम मांझी कह रहे हैं 20 सीटें तो हमको मिलनी चाहिए। वहां पर चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि अगर उनको 20 तो हमारे तो 5 सांसद है, तो हमको कितनी सीटें मिलनी चाहिए। यह हिसाब लगाया जा रहा है, तो यह सॉल्व करना पड़ेगा आपको। नहीं साहिल जी साहिल जी, कोई देखिए प्रॉब्लम है ही नहीं जो हम सॉल्व करेंगे। लोकसभा चुनाव में भी हम लोग साथ में लड़े थे, कोई दिक्कत हुई क्या? कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके पहले भी हमारा कोई अलायंस आज का है। अभी जीतन राम मांझी ने कल के रैली में स्टेटमेंट दिया आज कि 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा का वादा किया था, एक ही लोकसभा मिल पाई। वो अभी भी कहीं ना कहीं मन में दर्द लेके चल रहे हैं उस बात को लेकर। नहीं देखिए, अब असेंबली में शायद वो एडजस्ट नहीं कर पाए, ये भी हो सकता है। नहीं सर, देखिए ऐसा है, अभी आए ना महादलित कमीशन में उनके सन इन लॉ आए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पार्टी के लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है, उनके पार्टी के लोगों को प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है। अभी अरुण जी बैठे थे, उनके पार्टी से भी मृणाल जी हमारे यहाँ एससी कमीशन में बन के आए हैं। देखिए, वादे से कहीं अधिक किया गया है और कभी हमारे यहाँ कोई समस्या रही नहीं है। आज देखिए, ओवैसी बोल रहे हैं हम इंडी गठबंधन के हिस्सा नहीं है। आम आदमी पार्टी बोल रही है हम बिहार में अलग चुनाव लड़ेंगे। कृष्णा अलावरू आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा सीएम फेस तय नहीं है। बीजेपी में, एनडीए में, साहिल जी, मैं आपके और आपके दर्शकों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, न सीट के शेयरिंग को लेकर के प्रॉब्लम है, न फेस को लेकर के प्रॉब्लम है। हमारे फेस नीतीश कुमार जी है, प्रोफेसर अनवर पाशा, हम हो गए, बेवजह जी हो गए, मैंने आरजेडी की प्रतिक्रिया देखी। पूरा समन्वय है। यहां
यहां पर एलजेपी हो या एचएम हो, दोनों कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, आखिरकार हम एनडीए के अंडर काम करेंगे। बड़े भाई यहां पर बैठे हुए हैं एनडीए के, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, कोई हमारे बीच में झगड़ा नहीं है। सिर्फ आप ही की पार्टी को लगता है कि यह महत्वाकांक्षा की लड़ाई चल रही है, और उसके साथ साथ आपकी पार्टी यह भी कह रही है कि स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है, और लिख रहा है तो कौन लिख रहा है? साहिल जी, आपने जब ये डिबेट शुरू किया था, आपने खुद ही जो आपने इसका बैकग्राउंड रखा, उसमें यही सारी बातें आपने रखी कि बिहार में आज किस तरह से जूतियों में दाल बंट रही है एनडीए में, किस तरह से बंदर बाट की लड़ाई हो रही है एनडीए के अंदर। और ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब विचारधारा पर कोई गठबंधन कायम न हो और सिर्फ सत्ता की बालाई चापने पर ही गठबंधन बनाया जाए, तो जाहिर है कि इस तरह की लड़ाई का होना बिल्कुल स्वाभाविक है, और वो लड़ाई हो रही है और चलेगी लड़ाई। रही बात दलित और पिछड़े वर्ग के नेतृत्व की बात, ये बात तो बिल्कुल तय है कि हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में जिस तरह से कमजोर तबके को मजबूत किया, उनको आवाज दी, आज भी लोग उनको गरीबों के मसीहा के तौर पर, दलितों के मसीहा के तौर पर, पिछड़ों के मसीहा के तौर पर देखते हैं। आज भी उनके चाहने वाले चाहे किसी भी दल के साथ हों, वो इस बात को स्वीकार करते हैं। और जितने भी नेता जो आज आपको नजर आ रहे हैं बिहार में, जो दलित समाज की राजनीति की बात करके उसमें शामिल हैं एनडीए के साथ, ये सब के सब नेता वही हैं जिनको लालू प्रसाद यादव जी ने नेता बनाया और जिन्होंने लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में काम किया बिहार में। ये एक सच्चाई है। लेकिन अनवर पाशा जी है कि अनवर पाशा जी, ये भी सच्चाई है कि जब पूरे देश में, मेरा सवाल सुन लीजिएगा, जब पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव को लेकर एक इंडिया अलायंस ने माहौल बनाया था, तब दलित वोट इंडिया अलायंस के तरफ आकर्षित हो रहे थे और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट पर लाकर रख दिया। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ। बिहार में आप वो चमत्कार नहीं कर पाए। बिहार में जो दो दलित पार्टियां एनडीए के साथ में रही और वहां पर वो आगे रहे आपसे, दलित वोट अभी भी एनडीए के पक्ष में जा रहा है। आप तो दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके पक्ष में जा रहा है। और आपको मालूम होगा कि आज जब भारतीय जनता पार्टी की रैली हुई थी, आज जो मीटिंग हुई, उसमें लालू यादव जी का निषेध करने वाला प्रस्ताव भी पारित किया गया है। अनवर पाशा जी, देखिए, पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपने बिल्कुल सही कहा कि संविधान को जो खतरा था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों के शासनकाल में संविधान की धज्जियां उड़ा करके रख दी और खासतौर से कमजोर तबके के हक को जिस तरह से उन्होंने कम करने की कोशिश की, छीनने की कोशिश की और संविधान बदलने का नारा दिया था, 400 पार का नारा दिया था, उसको पूरे देश ने एक तरह से समझा, उसके षड्यंत्र को। और इस षड्यंत्र का ही नतीजा है कि 240 पर लाकर के उनको पटक दिया। और ये बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो ऐसे दल जो बात करते हैं पिछड़ों की, अति पिछड़ों की बात करते हैं, दलित समाज के एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, वो सब जाकर के एनडीए की गोद में बैठे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जो जिसको कहें कि वो कामयाबी है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज दलित सेक्शन में फूट डाल दिया है। ये सरफुटबल क्यों हो रहा है मांझी जी के बीच में और चिराग पासवान जी के बीच में? इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ने फूट डाली है। भारतीय जनता पार्टी मिटा देना चाहती है बिहार में। भारती जो कह रहे थे कि आप दलित आवाज को थोड़ा भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फूट डालो और तब हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, फूट डालने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र कुमार, आप जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे मांझी एचएम के पास भी जाना है, उनकी पार्टी के पास भी जाना है। साहिल भाई, बीजेपी के ही देन है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का देन है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का देन है कि एक दलित बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए सोच रहा है। नहीं तो 75 साल हो गए आजादी के, आज तक दलितों को ठीक कहा गुरु प्रकाश भाई ने कि दरी बिछाने वाला समझा। आप बड़ा बयान दे रहे हैं। जरा धीरेन्द्र कुमार जी, जरा 10 सेकंड आपको रोक दूं। नहीं, 1 सेकंड, जरा 10 सेकंड आपको रोक दूं। धीरेन्द्र कुमार जी, 10 सेकंड आपको रोक दूं। आपने बड़ा बयान दिया है, बिहार में दलित मुख्यमंत्री बनने के बारे में सोच रहा है। गुरु प्रकाश जी, आप कंफर्म करते हैं इस बात को? जरा 1 मिनट, गुरु प्रकाश पासवान बड़े भाई है एनडीए के, जरा उनसे पूछ लेते हैं। बिहार में दलित मुख्यमंत्री के बारे में सोच रहा है? अरे पूछ लेते हैं ना, तुरंत पूछ लेते हैं, बड़े भाई से तुरंत पूछ लेते हैं। बिहार में दलित मुख्यमंत्री बनेगा? गुरु प्रकाश जी जल्दी से बता दीजिएगा।
नहीं, देखिए, बिल्कुल महत्वाकांक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? दलितों की हो, अति पिछड़ों की हो, पिछड़ों की हो, भूइया की हो, मुसहर की हो, पासवान की हो, धोबी की हो, डोम की हो, रविदास की हो, आज सबके मन में महत्वाकांक्षा है साहिल जी। एस्पिरेशनल इंडिया है ये। सबका एस्पिरेशन है कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री। आपने एलजेपी की रैली सुनी नहीं है गुरु प्रकाश जी, आपने एलजेपी की रैली सुनी नहीं है। इस बार की उनकी घोषणा क्या है? भीड़ नहीं आवाज बनेंगे, भीड़ नहीं आवाज बनेंगे, ये उनकी घोषणा है। धीरेन्द्र कुमार जी, आपकी बात खत्म करिए। आवाज कैसे बनेंगे इस बार? देखिए, अगर कहीं पे दलित की बात होती है तो उसमें आवाज बनने की बात आखिर कौन करेंगे? आदरणीय जो हमारे नेता पद्म भूषण रामविलास पासवान जी यहाँ के बड़े नेता थे, देश के बड़े नेता थे। अब वो अगर बात नहीं करेंगे, उनकी बातों को अगर हमारे नेता अगर आगे लेकर के नहीं जाएंगे तो बताइए कि कौन लेकर के जाएंगे? बात बहुजनों की अगर हमारी पार्टी, हमारे नेता नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? आज इस स्थिति में दलित मजबूत हुआ है और ये देन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को भी क्रेडिट जाता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी क्रेडिट जाता है। केवल इस्तेमाल करने के लिए कि जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो तो दलित को शर्मिंदा होने के लिए उनका अध्यक्ष पद पर नॉमिनेशन करा दिया जाए, और जब एलओपी बनने की बात आई तो अपने खुद से एलओपी बन गए। ये स्थिति कम से कम नहीं है। आज इतना सबल दलित हो चुका है देश का कि किसी भी प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने की बात सोचता है। और क्या एक दलित को मुख्यमंत्री बनने की सोचना भी गुनाह है? ये लालू प्रसाद जी के पार्टी के लोग बोलते हैं, ये तो इन लोगों ने सिर्फ इस्तेमाल किया है दलितों का। साहिल जी, क्या ये सत्य नहीं है कि 1990 से पहले बिहार में कोई दलित आवाज नहीं थी? कोई बिहार में दलित नेता सीएम बनने का ख्वाब नहीं देख सकता। ये लालू प्रसाद यादव जी की देन है कि उन्होंने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया और आवाज दी। सीएम की बात कर रहा हूं, आवाज दी। देखिए, चुप रहिए, सीएम नहीं थे, सीएम की बात में कर रहा हूं। आवाज दी हमारे नेता श्री लालू प्रसाद, हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने आवाज दी गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को एक आवाज दी, ताकत दी। इसीलिए वो आगे चल करके आज बिहार की सारी राजनीति जो है वो घूमती है लालू प्रसाद यादव जी की राजनीतिक दृष्टि की। श्याम सुंदर शरण, सारी राजनीति हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी की राजनीतिक दृष्टि के आसपास घूमती है। पढ़ते रहिए लालू चालीसा, कुछ नहीं होने। चलिए, श्याम सुंदर शरण, आपकी सहयोगी पार्टी जिनकी आपके पार्टी के नेता के मुताबिक उनकी क्या कहते हैं कि उनका अनुभव थोड़ा कम है, लेकिन उसके बावजूद वो यहां पर कह रहे हैं कि दलित मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या आप भी उनकी आवाज में आवाज मिलाना चाहते हैं? बड़े भाई को बोलने के लिए आप दोनों साथ में आएंगे? यहां पर इसी पैनल पे साथ में आ सकते हैं आप। नहीं, देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता होगा, चाहे धीरेन्द्र जी हों, चाहे श्याम सुंदर जी हों, अपनी अपनी पार्टी के नेता को हम सब चाहेंगे कि मुख्यमंत्री हों। गुरु प्रकाश पासवान जी भी चाहेंगे कि उनके पार्टी के नेता हों। जनता दल यूनाइटेड के लोग भी चाहते हैं कि उनके पार्टी के नेता हैं, रहें। तो ये दूसरी बात है। अभी मुझे अनवर पाशा जी की बात पर बड़ी हंसी आ रही है और मुझे लगता है कि पता नहीं लगता जल्दीबाजी में इनको प्रवक्ता बनाया है राष्ट्रीय जनता दल ने। ये कह रहे हैं कि कोई दलित मुख्यमंत्री, राम सुंदर दास जी को ही हराया लालू प्रसाद यादव जी ने। राम सुंदर दास जी ही मुख्यमंत्री बनने वाले थे और उनको ही साजिश के तहत इन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनने से रोका। दूसरी बात, अरे साहब सुनिए, अपनी बारी में बोलिएगा। पाशा साहब, सुंदर दास आपके नेता हैं। राम सुंदर दास को भाई देखिए, आप जो है वो झूठ मत बोलिए। आप कहां थे? आवाज थी आपकी, पैदा हुए थे आप। पाशा साहब, थोड़ा कोई दलित नहीं था ऐसा जो सीएम बनने के साथ देख सकता था। भाषाई मर्यादा को अनवर पाशा जी, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिएगा। कौन कब पैदा हुआ था वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है। हम मुद्दे पर बात करेंगे। अनवर पाशा जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। जवाब दे सकता हूँ। आपको किसने प्रवक्ता बना दिया? आप जैसे भाषा को दुरुस्त रखिए, मैं बेहतर जवाब नहीं ले सकती। अरे सुनने, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं, श्याम सुंदर शरण, अनवर पाशा जल्दबाजी में प्रवक्ता बने हैं, आराम से बने, वो हमारे चर्चा का विषय नहीं है। व्यक्तिगत टिप्पणी दोनों के बीच में नहीं होनी चाहिए। मुद्दे पर बात कर रहे थे, गुरु प्रकाश बात कर रहे थे, धीरेन्द्र कुमार बात कर रहे थे, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी यहां पर। चलिए, श्याम सुंदर शरण, आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद अनवर पाशा और उसके बाद गुरु प्रकाश बात करेंगे। जल्दी से, समय खत्म हो रहा है।
नहीं, मैं ये गलत बयानी कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा देश के बड़े नेताओं में बाबू जगजीवन राम जी थे, देश के बड़े नेताओं में रामसुंदर दास जी का नाम था। रामसुंदर दास जी के और मुख्यमंत्री बनने से रोकने का काम लालू प्रसाद जी ने किया, और रामविलास पासवान जी देश के प्रधानमंत्री हो सकते थे, उनको रोकने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। और लालू प्रसाद यादव जी की पूरी राजनीति आप 90 के बाद देखेंगे तो किसी भी रामविलास पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री भी हो सकते थे, उनको रोकने का काम किसने किया उसकी अलग डिबेट हो जाएगी यहाँ पर। आपको नहीं, वो एक अलग डिबेट है, उस पर मुझे लगता है कि अभी समय नहीं है हमारा बोलने का। उस पर लोजपा से कहीं गलती हुई या क्या परिस्थिति हुई वो एक अलग विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री तो बन ही सकते थे। उस समय रामविलास जी का नाम सबसे आगे चल रहा था। चलिए आखिर में, चलिए मेरा समय खत्म हो गया है, लेकिन आपने कुल मिलाकर बिहार की डिबेट अब काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि हर तबके में, भले वो एनडीए हो या इंडिया अलायंस हो, महागठबंधन हो, कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर और कौन बड़ा भाई बनेगा उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा अब शुरू हो चुकी है। सीटों के बंटवारे को लेकर भी ये चर्चा इसी तरीके से बनती जाएगी, और दलित नेता कौन, इसको लेकर एनडीए के भीतर दो पार्टियों के बीच में जो बयानबाजी हो रही थी उस पर जरा प्रकाश डालने की कोशिश हम यहां पर कर रहे थे।